Assalamu alaikum class 6. Today we will study and discuss chapter number 5 of your computer book. उसका नाम है Adobe Flash Animate CC. This is your book and we will going to study this chapter. Adobe Flash Animate. There are some topics of this chapter, so we will try to let you understand the topics. First topic is stage. First of all, I will let you understand the Flash, because यू आर स्टडिंग फ्लैश. फ्लैश एक सॉफ्टवेयर है, एक एनिमेशन सॉफ्टवेयर है, एनिमेटेड सॉफ्टवेयर है, ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर है जो विंडोज़ के ऊपर इस्तेमाल होता है. विंडोज़ प्लेटफॉर्म पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं. एज़ वेल एज़ इसके अंदर आप एनिमेटेड यानी कि मूविंग ग्राफिक्स को, ऐसी ग्राफिक्स जो मूव कर सकती हो, जो किसी तरह किसी लिमिट में हरकत कर सकती हो, आप उसको हरकत दे सकते हो, तो ऐसी ग्राफिक्स को हम एनिमेशन कहते हैं. ऐसी एनिमेटेड ग्राफिक्स को इस्तेमाल करने के लिए आप फ्लैश इस्तेमाल करते हैं. एडोब फ्लैश, एडोब कंपनी का नाम है, फ्लैश सॉफ्टवेयर का नाम है. आज से चंद साल पहले ये कंपनी मैक्रोमीडिया, ये सॉफ्टवेयर मैक्रोमीडिया नामी कंपनी के पास था, तो इसका नाम था मैक्रोमीडिया फ्लैश, नॉट माइक्रोमीडिया, मैक्रोमीडिया, MACRO, मैक्रोमीडिया के पास था. तो उसके बाद इस सॉफ्टवेयर को, इसकी शोहरत देख के और इसकी कारकर्दगी, इसकी परफॉर्मेंस देख के इसको एडोब कंपनी ने ख़रीद लिया था. तो एडोब फ्लैश के अंदर जब ये नॉर्मल सॉफ्टवेयर है, जैसे कि आप दूसरे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो ये आपके स्टार्ट मेन्यू में आ जाएगा. वहाँ से आप इसको क्लिक करके नॉर्मल सॉफ्टवेयर की तरह ओपन करेंगे. जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपके सामने जो सबसे पहले जो चीज़ आएगी वो आएगा इसका स्टेज. दिस इज़ अवर फर्स्ट टॉपिक. अब ये स्टेज जो है ये होता क्या है? सबसे पहले तो इसके नाम से ज़ाहिर है कि कोई भी ग्राफिक्स कंटेंट जो आप इस्तेमाल कर रहे होंगे, वो जब आप इसको उस ग्राफिक्स कंटेंट को ओपन करेंगे तो आप देखेंगे कि वो स्टेज के ऊपर आपको नज़र आ रही है. उसके अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट भी हो सकता है. तो किसी भी ग्राफिक्स कंटेंट को कोई ऑपरेशन देने के लिए, उस पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए आप स्टेज इस्तेमाल करते हैं. उसके ऊपर, स्टेज के ऊपर जब तक कंटेंट नहीं आएगी आप उसको कोई ऑपरेशन उस पर परफॉर्म नहीं कर सकते. आप देखेंगे कि आपके लेफ़्ट साइड पर टूल बॉक्स भी होगा, टूल पैनल भी कहते हैं उसको. उसके अंदर बहुत सारे टूल्स होंगे. जब आप ऑब्जेक्ट को, किसी एनिमेटेड ऑब्जेक्ट को जब आप स्टेज पर ओपन कर लेते हैं तो उसके बाद फिर आप उनके ऊपर डिफरेंट टूल्स को अप्लाई करते हैं जो टूल पैनल में होते हैं, और वहाँ से फिर आपकी ऑपरेशन स्टार्ट हो जाती है. एक और टॉपिक है हमारे पास, रेक्टेंगल. ये भी एक टूल है. रेक्टेंगल हमारे पास एक टूल है, और इस टूल का मतलब है कि आप अपने, देखें ये है स्टेज, आप अपने ऑब्जेक्ट को रेक्टेंगुलर वे में उसके अंदर से कुछ कट कर सकें, उसके अंदर कुछ इंसर्ट कर सकें, उसके अंदर कोई कलर या स्ट्रोक दे सकें, उसको फिल कर सकें. तो रेक्टेंगल का मतलब ये है कि आप अपने ऑब्जेक्ट को स्क्वायर शेप में या रेक्टेंगल शेप में उस पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं. किस तरह किया जाता है? उसके 2 स्टेप्स हैं, बहुत आसान है.
कि आप सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे रेक्टेंगल टूल को अपने टूल पैनल में से। उसके बाद आपने सेलेक्ट करना है चूज़ स्ट्रोक कलर। स्ट्रोक किसे बोलते हैं? एक तो होती है ना आउटलाइन। जब आप रेक्टेंगल बना लेंगे तो आपको अपने ऑब्जेक्ट पर डिफ़ाइन करने के लिए कि आपका रेक्टेंगल कितना बड़ा बना है और कहाँ है, तो आप उसको एक आउटलाइन दे देते हैं। जब उस आउटलाइन को मज़ीद वजाहत करने के लिए, उसको मज़ीद डिस्क्राइब करने के लिए आप एक टूल इस्तेमाल करते हैं, उसे बोलते हैं हम स्ट्रोक। स्ट्रोक के साथ हमेशा कलर का ऑप्शन मिलेगा आपको, क्योंकि जब तक आप उसको कलर अप्लाई नहीं करेंगे तो वो स्ट्रोक जो है यानी कि वो आउटलाइन जो है वो वाज़े तौर पर सामने नहीं आएगी। तो सेकंड स्टेप में ये है कि चूज़ स्ट्रोक कलर और फिर उसको कलर से फिल कर दो। जो आउटलाइन आपने बनाई है, गहरी आउटलाइन जो आपने बनाई है, आप उसको फिल कर दें और फिल करने के बाद उसका साइज़ दे दें कि कितनी मोटी आपको स्ट्रोक चाहिए। उसके बाद आप उसके अंदर कलर वगैरह फिल कर दें, तो ये आपका रेक्टेंगल बन जाएगा आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर और वो वाज़े तौर पर नज़र आएगा। कलर वगैरह सब आपके इख्तियार में होते हैं। स्क्वायर भी बना सकते हैं आप, क्योंकि रेक्टेंगल से स्क्वायर भी बन सकता है। तो आप यहाँ पर भी एक रेक्टेंगल को इस्तेमाल करते हुए उसकी मदद से स्क्वायर बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास लिस्ट एनी 3 इरेज़र। ये जो आपके पास इरेज़र होते हैं नॉर्मल पेंसिल मिटाने के लिए, तो वो इरेज़र इसमें एडोब फ्लैश में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात गलती भी हो जाती है काम करते हुए। तो हमारे पास बहुत डिफरेंट टाइप के इरेज़र्स होते हैं, लेकिन हमें सिर्फ 3 टाइप के डिस्कस करने हैं। एक तो होता है इरेज़ नॉर्मल। ये क्या करता है कि जितनी भी चीज़ें जब आप इसको ड्रैग करेंगे, यानी जब आप इससे मिटाना शुरू करेंगे, तो ये जितनी भी चीज़ जिस भी चीज़ पर आप इसको ड्रैग करेंगे ये उसको मिटा देगा। दूसरा टाइप होती है हमारे पास इरेज़ फिल्स। अब इरेज़ फिल से मुराद ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपने इसका स्ट्रोक बना दिया और इसको आपने कलर कर दिया। तो जो दूसरी टाइप का इरेज़ फिल्स है, इरेज़ ओनली द फिल्स विदाउट अफेक्टिंग द टूल। फॉर एग्ज़ाम्पल इसके अंदर आपने रेड कलर भरा हुआ है, रेड कलर फिल कर दिया, और ये जो आपका सेंटर एरिया है इसके अंदर आपने येलो कलर स्टोर कर दिया, सेट कर दिया। तो अब अगर आप इरेज़ फिल्स को इस्तेमाल करेंगे तो अगर आप उसको ट्रैक करेंगे इसके ऊपर, तो आप देखेंगे कि वो आपका स्ट्रोक को नहीं मिटाएगा, यानी कि आउटलाइन को नहीं मिटाएगा, बल्कि सिर्फ जो फिल किया हुआ है, जो बिटवीन द आउटलाइन है, उस कलर को वो इरेज़ कर देगा। तो आपका आउटलाइन जो है वो महफूज रहेगा। उसमें आपको एहतियात करने की ज़रूरत नहीं है कि आप आउटलाइन को बचा कर उसको ड्रैग करें, उसको इरेज़ करें। इसका ये फ़ायदा है। और एक तीसरी टाइप हमारे पास इरेज़र की है, इरेज़ लाइंस। इरेज़ लाइंस क्या करता है कि अब इसी ऑब्जेक्ट को अगर हम नोट करें, तो अगर हम इरेज़ लाइंस का इरेज़र इस्तेमाल करते हैं तो आप नोट करेंगे कि वो आपका सेंट्रल जो एरिया है जिसके अंदर आपने येलो कलर फिल किया हुआ था, वो उसके ऊपर भी अगर आप उसको ड्रैग कर देंगे तो वो उसको नहीं मिटाएगा। वो सिर्फ आपकी आउटलाइन को यानी कि स्ट्रोक को मिटाएगा। जो लाइनें हैं आपके रेक्टेंगल के अतराफ़ में चारों तरफ, वो उनको मिटाएगा। तो आपको अपना सेंट्रल कलर फिल्ड कलर जो है उसको बचाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इन इरेज़र टाइप से आपको ये बेनिफिट मिलता है। अच्छा, फिर हमारे पास पेंट बकेट। पेंट बकेट किसे कहते हैं?
बहुत सारे टूल्स हैं हमारे पास, बहुत सारे टूल्स हैं। कुछ टूल्स तो आपको सामने नज़र आ रहे होते हैं और कुछ टूल्स आप देखेंगे कि वो इनके लाइब्रेरी के अंदर और भी बहुत सारे टूल्स होते हैं जो एडवांस लेवल पे जब आप काम करते हैं तो आपको उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। इंक बकेट टूल्स, अगर आप इसको पेज नंबर 96 पर अपनी कंप्यूटर की बुक में पेज नंबर 96 पर देखें तो आपको पेंट बकेट टूल का थोड़ा सा समझाने के लिए डेटा मिलेगा। द पेंट बकेट टूल अलाउ अस फिल इनक्लोज्ड एरिया विद सॉलिड कलर और ग्रेडियंट फिल। पेंट बकेट टूल क्या करता है, वो हमको जो इनक्लोज्ड एरिया होता है आपके ऑब्जेक्ट का, वो उसको फिल करने के काम आता है। मिसाल के तौर पे अब ये तस्वीर आप नोट करें कि ये आउटलाइन है, तो फूल जो है इसकी आउटलाइन ये खाली भी छोड़ी हुई है समझाने के लिए, और इन दो पेटल्स को, इन दो पत्तियों को फिल किया हुआ है थ्रू द पेंट बकेट टूल्स। एक ऐसा टूल है जो आपके ऑब्जेक्ट को स्ट्रोक देने के बाद फिल करने के काम आता है। इसी तरह नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, इसी का एक अगला हिस्सा है इंक बॉटल। द इंक बॉटल टूल अलाउ अस टू चेंज द कलर, थिकनेस एंड स्टाइल ऑफ स्ट्रोक्स। यानी कि स्ट्रोक्स के अंदर ये जो बकेट टूल है वो तो चेंज करता है फिल्ड एरिया, यानी कि ये एरिया, और जो इंक बॉटल है वो आउटलाइन के जो कलर्स वगैरह हैं, उनकी थिकनेस है, उनके साइज़ है, उनके स्टाइल है, वो उस पर ऑपरेशन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बहुत ज़बरदस्त टूल है, इसको अगर इस्तेमाल करें तो बहुत कारकर्दगी है इस टूल की। वरना अगर ये दो टूल्स नहीं होते तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती अपने आउटलाइंस को, अपने स्ट्रोक्स को बचाने के लिए, और सेंट्रल कलर, यानी कि बहुत देर लग जाती है एक ऑब्जेक्ट पर ऑपरेशन परफॉर्म करने में काफ़ी देर लग सकती थी। तो बच्चों, ये हमारे आज के टॉपिक्स थे। बेटा आप इसको ज़रूर स्टडी कीजिएगा। ये 5वां चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आपका 96 नंबर पेज है आपके पास, और आप इसको ज़रूर स्टडी कीजिए। मैं इसके हवाले से आपको असाइनमेंट भी दूंगा क्लासरूम के अंदर, मैं इसको अपलोड कर दूंगा, तो उसको फिर आपने सबमिट कराने का मैं आपको डे भी बता दूंगा। तो उस वक्त फिर आपने अपना काम प्रॉपर स्टडी करके, आपने प्रॉपरली उसको मेंटेन करके आपने उसको सबमिट करवाना होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।